तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब ये बेसिकली क्या होता है, मार्केट डाउन गई तो स्टॉक के बढ़ने का चांस कितना हो जाएगा व्हेन आई यूज द वर्ड कंटिन्यूअस। ये बेसिकली क्या होता है, अगर मैं खाली सैंपल ले रहा हूं छोटा सा, ठीक है, तो उसकी हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि होता क्या है डाटा स्नूपिंग। बच्चों ये वेरिएंस के बारे में हमने बहुत ज्यादा बात नहीं करी है, बट जनरली ये होता क्या है। हाय गाइस, मैं हूं सुशांत और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ क्वांट का थर्ड पार्ट। तो आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वांट के कुछ टॉपिक्स जो आपको पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द क्वांट। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब ये बेसिकली क्या होता है, सो व्हेन आई से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो बच्चों इसका एग्जांपल हमारा होता है, सपोज की कॉइन है, तो कॉइन को अगर मैं टॉस करूं तो मेरे पास दो आउटकम होते हैं, या तो मेरा हेड आएगा या मेरा टेल आएगा। तो ये मेरे बेसिकली यहाँ पे आउटकम होते हैं यहाँ पे, तो मैं उसे काउंट कर सकता हूं कि मेरे यहाँ पे आउटकम कितने आएंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं डाइस की, डाइस पे मेरे पास 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 मेरे यहाँ पे होते हैं आउटकम, और यहाँ पे भी मैं उसको पूरा काउंट कर सकता हूँ यहाँ पे। और इस केस में जो इसके होने का चांस है वो बेसिकली होता है 1/6 सबका। ठीक है, तो 1 का चांस है 1/6, 2 का 1/6, 3 का 1/6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये क्योंकि मैं इसमें यहाँ पे जो मेरे आउटकम है मैं उसको काउंट कर सकता हूँ कि मेरे जो आउटकम है वो बेसिकली कितने आएंगे, दैट इज माय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो इस केस पे अगर आप देखो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपके काउंटेबल आउटकम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ओके इसी केस में एक हमारा चीज और होती है, दैट इज कंटिन्यूअस। सो व्हेन आई यूज द वर्ड कंटिन्यूअस, व्हेन आई यूज द वर्ड कंटिन्यूअस, ये बेसिकली क्या होता है कि आप इसके जो आउटकम है वो आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि इसमें बारिश हो रही है, तो उसमें ड्रॉप्स वगैरह कितनी आई, ठीक है, कितनी यहाँ पे बूंदे गिरी, तो अब फिर ये चीज मैं काउंट नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली हमारा होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, सो डिस्क्रीट जहां पे कहीं ना कहीं आप काउंट कर सकते हो आपके आउटकम्स, ठीक है, या फिर हमारा होता है कंटिन्यूअस जहां पे आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये एक टर्म था छोटा सा जो कि आपको पता होना चाहिए था कि डिस्क्रीट क्या होता है और क्या हमारा होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में लेट्स से कि जो रेनफॉल की ड्रॉपलेट्स है, जो बारिश की बूंदें गिर रही है, वो बेसिकली हमारा हो गया है यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये चीज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बाइनोमियल बहुत हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाइनोमियल की बात करते हैं यहाँ पे कि बाइनोमियल होता क्या है यहाँ पे। तो इसके इसमें ये बोलता है कि जो आपका इवेंट है वो खाली हो सकता है दो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक कॉइन टॉस करा, तो मैं अगर बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी कि टॉस आएगा कि टेल आएगा, तो इस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो 1/2 है, मतलब 0.5 है, ठीक है, तो टेल ना आने की मेरी प्रोबेबिलिटी यहां पे कितनी हो गई। सो प्रोबेबिलिटी कि मेरा टेल नहीं आया, दैट इज ऑल्सो 1/2 या 0.5। तो ये बेसिकली मेरा होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इस केस में ये इसको हम बेसिकली बुलाते हैं बाइनरी नेचर। जैसे कि सपोज कि मैंने कहा कि एक स्टॉक है, एक शेयर है, अब ये जो शेयर है या तो ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो ये बेसिकली आपका होता है बाइनरी नेचर। दिस इज योर बाइनरी नेचर कि कुल इसके दो ही इसके यहां पे हो सकते हैं आउटकम, कि या तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा या उसका प्राइस कहीं ना कहीं गिर जाएगा यहां पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि स्टॉक के बढ़ने का चांस इज 60%, इफ आई से इट लाइक दिस कि जो स्टॉक के बढ़ने का चांस है वो हमारा 60% है, तो स्टॉक के ना बढ़ने का चांस मेरा कितना हो जाएगा 40%। क्योंकि हमको पता है कि जो सम होती प्रोबेबिलिटी का वो हमेशा 1 के आसपास होता है। तो इस केस में अगर स्टॉक बढ़ेगा, वो उसका चांस अगर 60% है, तो स्टॉक जो डिक्रीज का चांस हमारा कितना हो गया 40%। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है यहां पे। उसी केस में, ठीक है, तो सपोज कि मैंने कहा कि स्टॉक के बढ़ने का जो चांस है अगर वो P है, जो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी है, अगर वो P है, तो स्टॉक के गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 1 - P।
तो ये एक प्रॉपर्टी वगैरह होती है कि जब भी आपका बाइनरी नेचर होता है तो हम इस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे उसकी कंप्यूट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये हम फिर ये सीएफएम में बात क्यों कर रहे हैं कि हमारा बाइनोमियल की हम बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम कई बार इसको यूज करते हैं हमारे कुछ मॉडल्स के लिए यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेसिकली बोला कि ये लेट्स से कि ये मेरी इकोनॉमी है, ये मेरी यहाँ पे इकोनॉमी है। अब जो इकोनॉमी बढ़िया कर सकती है या कर सकती है खराब, ठीक है। तो मेरी इकोनॉमी या तो हो सकती है बढ़िया हो जाए या कहीं ना कहीं मेरी इकोनॉमी खराब हो सकती है यहाँ पे। तो इस केस में हमारा जो मॉडल यूज होता है वो बेसिकली होता है बाइनोमियल मॉडल, क्योंकि ये फिर कहीं ना कहीं बाइनरी नेचर है यहाँ पे। तो लेट्स से कि मैंने कहा कि ये 70% है, तो ऑब्वियसली ये फिर बेसिकली 30% हो गया है यहाँ पे। होपफुली वी आर गुड इन दिस यहाँ तक। और मैंने एक बात बोली, मैंने कहा कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो स्टॉक भी ऊपर जा सकता है या फिर मेरा स्टॉक गिर सकता है यहाँ पे। तो इस केस में स्टॉक अप एंड ये स्टॉक डाउन। तो इस केस में सपोज कि ये हैगा ओके लेट्स से 40 और ये 60 हो गया। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो मैं यहां पे ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये थी कि आपकी जो मार्केट है वो बेसिकली ऊपर जाए, इकोनॉमी हमारी ऊपर जाएगी, ये उस चीज की आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई यहां पे, जो कि हमने यहां पे बना दिया, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली क्या हो गया बाद में कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो जो हमारा शेयर है वो उस पर क्या पड़ेगा इंपैक्ट। तो इस केस में हमारा स्टॉक जा सकता है ऊपर या फिर जा सकता है नीचे। तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ये फिर हमने लास्ट क्लास में किया था, ये फिर होता है प्रोबेबिलिटी। ये फिर आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी स्टॉक के बढ़ने की गिवन इकोनॉमी बढ़िया गई है, मतलब कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ये इवेंट बेसिकली ऑलरेडी हो चुका है यहां पे। तो हम फिर यहां पे निकाल सकते हैं कि ओके ये चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है विच इज 40%। तो जो ये 40% है ये क्या है आपका कि आपका जो मार्केट ऊपर गया लेकिन आपका स्टॉक भी ऊपर गया, ठीक है। तो ये फिर हमारा हो गया। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है स्टॉक के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी, स्टॉक डाउन गया आपका, ठीक है, गिवन कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है। तो ये जो 60% है ना, ठीक है, ये बेसिकली ये चीज है कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक के गिरने का चांस कितना है, 60%। तो इस तरीके से आप उसको यूज करते हो यहां पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज कि मैंने कहा कि ओके कि अगर मार्केट डाउन गई तो स्टॉक के बढ़ने का चांस कितना हो जाएगा। तो फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी स्टॉक के बढ़ने का गिवन इकोनॉमी डाउन थी, लेट्स से कि ये था 20% सपोज। और सिमिलरली ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी स्टॉक के गिरने का प्रोवाइडेड इकोनॉमी आपकी डाउन थी। तो इस तरीके से हम फिर ऐसे मॉडल को यूज करते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये फिर बेसिकली मेरा मॉडल यहां पे हो गया बाइनोमियल, कि ये फिर कहीं ना कहीं हमारा बाइनरी नेचर है यहां पे, कि या तो वो बेसिकली वो ऊपर जा रहा है या फिर बेसिकली वो जा रहा है नीचे, और इसी वे में हम उसको ऐसे यूज करते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका बाइनोमियल मॉडल, ठीक है। तो लाइक आई सेड कि अगर सपोज मैंने कहा कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी है टेल आने का, अगर वो 0.5 है, ठीक है, तो फिर टेल ना आने का मेरा चांस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली टेल ना आने का मेरा चांस कितना हो जाएगा, 1 - 0.5 विच इज 0.5। तो इस तरीके से मैं इसको यहां पे यूज करता हूं, ठीक है गाइस। तो ये था बेसिकली मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट चैप्टर, सैंपलिंग एंड एस्टिमेशन। देखो होता क्या है यहां पे, देखिए सपोज कि मुझे दिल्ली के लोगों का वेट चेक करना है, ठीक है। अब दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये है लेट्स से मेरा पॉपुलेशन जो कि बहुत ज्यादा है। अब इस केस में मैं फिर क्या करता हूं कि मैं इसका सैंपल वगैरह लेता हूं, ठीक है। तो मुझे दिल्ली के लोगों का वेट चेक करना था जो कि बहुत सारे लोग थे। लेट्स से कि ये जो था मेरा पॉपुलेशन ये था 3 करोड़ का, लेकिन मैंने कुछ सैंपल ले लिया, मतलब कि मैं पूरा डाटा सेट को मैं नहीं ले सकता,
द रीजन बीइंग कि जो पूरा डाटा सेट होता है वो काफी कॉस्टली होता है। एक तो ठीक है कि सारा लोगों का वेट चेक करना, दैट विल बी वेरी कॉस्टली, साथ ही में वो बेसिकली होता है टाइम कंज्यूमिंग। तो हम क्या, तो फिर हम फिर इस केस में क्या करते हैं कि रेदर देन द एंटायर पॉपुलेशन हम यहां पे सैंपल के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। और फिर उस केस में हम कहते हैं कि जो सैंपल का एवरेज है वो इसके एवरेज के बराबर होगा। मतलब कि इसके बारे में जानकारी के लिए हमने सैंपल निकाला है यहां पे, और सैंपल पे हमने टेस्टिंग करी है यहां पे, ठीक है। और फिर उस केस में हम बेसिकली बोल रहे हैं कि जो इसका एवरेज है वो इसके एवरेज के बराबर होगा यहां पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्टेप होता है सैंपल लेने का। दिस इज बेसिकली योर सैंपल, बिकॉज लाइक आई सेड कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, पूरा डाटा सेट को हम चेक नहीं कर सकते, तो वी ओनली टेक अ स्मॉल सैंपल आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली चैप्टर उसके बारे में बात करने वाला है यहां पे, ठीक है। अब इस केस में जो सैंपल का एवरेज आ रहा है, जो इस सैंपल का एवरेज आ रहा है उसको हम बुलाते हैं पॉइंट एस्टिमेट। ये नाम वगैरह आपको से याद करने पड़ेंगे, पॉइंट एस्टिमेट बुलाते हैं उसको। सो जो बेसिकली मेरा सैंपल का एवरेज आ रहा है दैट इज नोन एज पॉइंट एस्टिमेट। सिमिलरली जो मेरा पॉपुलेशन का एवरेज है, जो इसका हमारा एवरेज है, उसको वी कॉल ट्रू पॉपुलेशन मीन, ट्रू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो इस केस में हमारी कोशिश क्या होती है कि हम सैंपल इतना ले, इनफ सैंपल ले कि जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट है, ये पॉइंट एस्टिमेट ये बेसिकली बराबर आए ट्रू पॉपुलेशन मीन के यहां पे। तो ये हमारा मेन यहां पे गोल वगैरह होता है कि पॉइंट एस्टिमेट में, कि पॉइंट एस्टिमेट बिल्कुल बराबर सा आए विद द ट्रू पॉपुलेशन मीन। तो ये हम बेसिकली हम प्रोसेस वगैरह फॉलो करते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका पॉइंट एस्टिमेट के बारे में यहां पे, ठीक है। तो इस केस पे हम कहीं ना कहीं सैंपल लेते हैं ऑब्जर्वेशन। तो वी बेसिकली ट्राई टू टेक अ सैंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और हम कहीं ना कहीं जो एस्टिमेट करते हैं हमारा एस्टिमेटर, ठीक है यहां पे। और इस केस में देखो, जब हम यहां पे सैंपल ले रहे हैं और सैंपल से हमने यहां पे निकाला एवरेज वगैरह, हमने यहां पे निकाला, तो ये जो एवरेज होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी। तो अगर मैं फिर रेदर देन द एंटायर पॉपुलेशन, अगर मैं खाली सैंपल ले रहा हूं छोटा सा, ठीक है, तो उसकी हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। पहली है अनबायसनेस। देखो, जो आपका मीन था पॉपुलेशन का, उसको वी कॉल म्यू। इस चीज को ना, इसको बेसिकली हम बुलाते हैं म्यू। ये इसका साइन होता है म्यू का, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका एवरेज पॉपुलेशन का। दिस इज बेसिकली योर एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ट्रू पॉपुलेशन, ठीक है। और ये जो सैंपल का जो एवरेज हमारा हैगा, इसको हम बुलाते हैं एक्स बार। तो बच्चों यहां पे एक्स बार हैगा सैंपल का एवरेज, और ये जो म्यू है ये बेसिकली है आपका एवरेज पॉपुलेशन का। अब इस केस में जो अनबायसनेस है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये बोलती है कि जो सैंपल का एवरेज है, सैंपल का जो एवरेज है वो बराबर होना चाहिए किसके, पॉपुलेशन के एवरेज। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी आपकी होती है अनबायसनेस, ठीक है। मतलब कि आपने वहां पे सैंपल से जो आपने एवरेज लिया है वो बिल्कुल बराबर हैगा पॉपुलेशन के एवरेज के। अगर मान लो कि वो चीज है तो हम उसे बुलाते हैं अनबायस्ड, ठीक है। तो इस केस में अगर एक्स बार इज बेसिकली इक्वल टू म्यू, अगर ऐसा है तो हम उसको बुलाते हैं अनबायस्ड, ठीक है गाइस। उसके अलावा एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो यहां पे ये बेसिकली यहां पे क्या बोलता है यहां पे, अब इस केस में अनबायस्ड एस्टिमेट इज एफिशिएंट इफ नो अदर अनबायस्ड एस्टिमेट। देखो यहां पे जस्ट देखो, सपोज कि ये पॉपुलेशन था, ठीक है। अब इस केस में हमने यहां पे सैंपल लिए, ठीक है। ऐसे मैंने सैंपल और भी लिए, तो यहां से मैंने जो मेरा था पॉपुलेशन, ठीक है, वहां से मैंने यहां पे सैंपल लिए मैंने अलग अलग।
अब मैं इसको कब बुलाता हूं एफिशिएंट? मैं इसको एफिशिएंट कब बुलाता हूं? सपोज कि ये मेरा था, ठीक है, तो जो इसका वेरिएंस है, जो इसका रिस्क है, वो सबसे कम आ रहा है। तो अगर ये इसका अगर सबसे स्मॉल वेरिएंस आ रहा है, तो अगर इसका सबसे स्मॉल वेरिएंस आ रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा यहां पे हो गया एफिशिएंट। ओके, एक बच्चों ये वेरिएंस के बारे में हमने बहुत ज्यादा बात नहीं करी है, बट जनरली होता क्या है, सपोज कि ये बेसिकली आपका हैगा कम वेरिएंस, लेकिन अगर ऐसे आपका स्टॉक घूम रहा है, सपोज कि आपका स्टॉक बार बार बहुत ज्यादा वोलेटाइल हैगा, तो उसका वेरिएंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस केस में ये मेरा कब फिर मेरा ये होगा एफिशिएंट, जब उसका वेरिएंस सबसे कम आ रहा है। तो जब इसका वेरिएंस सबसे कम आ रहा है, तो उस केस में वो बेसिकली हमारा हो गया एफिशिएंट, ठीक है गाइस। ओके, तो ये था हमारा, ठीक है। तो देखो, और लास्ट में कंसिस्टेंसी, देखो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत लॉजिकल भी है पॉइंट, कंसिस्टेंसी। तो ये क्या बोलता है, सपोज कि ये पॉपुलेशन है, लेट्स से कि ये डाटा था 3 करोड़ का, ठीक है। अब मैं इसको कब मांगूंगा कंसिस्टेंट, ये फिर मेरा कब हो जाएगा कंसिस्टेंस? सिंपल सी बात देखिए, ठीक है। अगर मैं सपोज सैंपल लेता हूं, ओके, मैं अगर सैंपल लेता हूं, तो उस केस में अगर मेरा सैंपल 3 लाख का है, तो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा सैंपल यहां पे 30 लाख का है, तो मेरा आंसर और बेटर आएगा। तो इस केस में यहां पे एक प्रॉपर्टी आती है कंसिस्टेंसी की, ये बेसिकली क्या बोलती है यहां पे, ठीक है, कि अगर मैं सैंपल का साइज बढ़ाता हूं, तो अगर मैं डाटा सेट का साइज बढ़ाता हूं यहां पे, मेरा आंसर ठीक होता जाएगा। इन दैट केस हम उसको बुलाते हैं कंसिस्टेंस। तो बेसिकली ये ना प्रॉपर्टीज वगैरह होती है यहां पे, ठीक है। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी थी अनबायस्ड, जो बेसिकली बोल रही थी कि जो सैंपल का एवरेज है वो बराबर होना चाहिए पॉपुलेशन के एवरेज के। सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी हमारी एफिशिएंटी, ये बोलता है बेसिकली यहां पे कि इस केस में आपका जिसका स्मॉलर वेरिएंस आ रहा है वो हमारा कहीं ना कहीं एफिशिएंट है, जो कि मेरे एग्जांपल में यहां पे ये वाला था, क्योंकि इस केस में इसका वेरिएंस सबसे कम आ रहा था यहां पे। एंड लास्ट में हमारा आता है कंसिस्टेंसी। इस केस में जब आप n को बढ़ाते हो, जब आप नंबर ऑफ आउटकम बेसिकली आप यहां पे इंक्रीज करते हो, तो आपका आंसर और बेटर होता रहता है। तो इस केस में हम उसको बुलाते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, तो हल्का सा थियोरेटिकल है, ओके। अब लास्ट में हम बात करते हैं बायसेस, ठीक है। तो बायसेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, बायसेस बेसिकली होता क्या है यहां पे, देखिए पहला है हमारा डाटा स्नूपिंग बायस। बायस का मतलब कि एक तरह से कि आप सही वे में आप सैंपल नहीं ले रहे, दैट इज बेसिकली बायस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, सो यू आर नॉट बीइंग रेशनल, इन दैट केस ये फिर हमारे आते हैं बायस। तो पहला हमारा आता है डाटा स्नूपिंग बायस। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए कई लोग बेसिकली यहां पे ट्रेडिंग करते हैं कि चार्ट्स वगैरह देख के बेसिकली यहां पे ट्रेडिंग करते हैं यहां पे इस तरीके से। अब इस केस में ट्रेडिंग की ना बहुत सारी चीजें होती है वहां पे, जैसे कि लेट्स से कि ये है ट्रेडिंग टेक्निक 1, ये आपकी ट्रेडिंग की फर्स्ट टेक्निक है, ये सेकंड टेक्निक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फॉर एग्जांपल जो लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये ना पैटर्न वगैरह होते हैं हमारे हेड एंड शोल्डर, ठीक है। सेकंड बेसिकली हमारा लेट्स से बॉलिंजर बॉन्ड, थर्ड लेट्स से हमारा ओके लेट्स से एडीएक्स, लेट्स से एटीआर। तो ऐसे हम बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सो डाटा स्नूपिंग बायस बेसिकली हमारा क्या होता है, देखो डाटा स्नूपिंग बायस बेसिकली हमारा क्या हो गया यहां पे कि ओवर यूज ऑफ द सेम डाटा, मतलब कि मैं जो डाटा सेट है मैं उसको बार बार ग्रिल कर रहा हूं यहां पे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमारा काम का आ ही जाएगा। दैट इज बेसिकली योर डाटा स्नूपिंग बायस। मतलब कि इस केस में सपोज कि मैंने कहा कि जो टेक्निक 1 काम कर रही है, तो ऐसे मैंने लिखी टेक्निक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब उस केस पे मैंने सैंपल लिया, सैंपल के बेसिस पे मैंने अपनी टेक्निक चेक करी,
तो लेट्स से कि इस केस में जो टेक्निक ये वाली थी, ये वाली काम कर गई, ठीक है। तो एक ही डाटा सेट पे मैंने बहुत सारी टेक्निक काम करी है यहां पे, तो कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगी वहां पे। तो ये फिर, लेकिन क्या वो सही में काम करती है, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो यहां पे बेसिकली हमारा आता है डाटा स्नूपिंग बायस। तो ये बेसिकली है कि आप कहीं ना कहीं ओवर यूज कर रहे हो अपने डाटा सेट का, ठीक है। तो फिर इससे बचने के लिए देखो, इससे बचने के लिए हमारे पास क्या होता है उपाय, कि हमने सपोज कि मैंने डाटा लिया 2020 से लेके 2024 तक का, और मैंने इसका नाम दिया है ट्रेनिंग सेट, ठीक है। इस 4 साल में मैं फिर यहां पे चेक करने वाला हूं कि कौन सी टेक्निक काम कर रही है, ठीक है। लेट्स से कि टेक्निक 4 काम कर रही है, अब उसकी मैं टेस्टिंग करूंगा 2025 में, 24 से 25 तक मैं उस पर चेक करूंगा कि ये सही में काम कर रही है या फिर बेसिकली यहां पर तुक्के में आ गया। तो ये है बेसिकली मेरा वैलिडेशन डाटा सेट। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहां पे 4 साल बेसिकली आपने चेक करा कि कौन सी काम करी है टेक्निक, और फिर फाइनली आपने उसको यहां पे आपने कंफर्म करा कि ये काम कर रही है या फिर काम नहीं कर रही है यहां पे। तो इस तरीके से ये काम करता है यहां पे। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि होता क्या है डाटा स्नूपिंग। डाटा स्नूपिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने एक ही डाटा सेट को बार बार आपने किया है ग्रिल, तो यहां पे कुछ ना कुछ तो आपका काम में आ ही जाएगा। मतलब कि वो शायद सही में काम ना करे, लेकिन आपको बेसिकली वहां पे शो हो जाएगा कि ये काम कर रही है यहां पे। तो जब आप डाटा सेट का आप ओवर यूज करते हो, तो वहां पे आपका होता है डाटा स्नूपिंग बायस, ठीक है गाइस। तो फिर ये से बचने के लिए आपने डाटा सेट को आपने डिवाइड कर लिया ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा सेट के उसमें, ठीक है। तो ये था आपका डाटा स्नूपिंग बायस, सैंपल सिलेक्शन बायस। ओके, तो ये बेसिकली यहां पर क्या होता है, देखिए, देखो अगर मैं सपोज कि देखो सपोज कि मुझे देखना है कि एक स्टॉक या फिर एक म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब उस केस में मैं उसका चेक करता हूं 2010 से लेके 2025 तक का। तो यार ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो गया, इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें यहां पे हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है, और उसके केस में या फिर अगर मैं लेता हूं डाटा सेट 24 से लेके 25 तक का, अब ये टाइम पीरियड बेसिकली मेरा बहुत कम हो गया है यहां पे। तो मुझे जो सैंपल लेना है यहां पे, वो मुझे ऐसे लेना है कि बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो या बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो यहां पे। तो अगर मेरा सैंपल साइज बहुत बड़ा आ गया है या बहुत छोटा आ गया है, तो ये बेसिकली हमारा होता है सैंपल सिलेक्शन बायस, ठीक है गाइस। तो ये फिर हमारा होता है सैंपल सिलेक्शन बायस, या फिर उसमें एक उसमें चीज और आती है सर्वाइवरशिप बायस। इफ यू सी दिस लाइन सर्वाइवरशिप बायस, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवरशिप बायस। ये क्या होता है, सपोज कि मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूं, मैं फिर यहां पे संभालता हूं पैसा वगैरह, एंड मेरे पास फंड थे बहुत सारे, फंड 1, फंड 2, 3, फंड 4, फंड 5, फंड 6। तो मैं बेसिकली कि मैं और मेरी टीम कुछ फंड्स वगैरह संभालते हैं लोगों के, ठीक है। अब उस केस में लेट्स से कि फंड 6 बंद हो गया, लेट्स से कि फंड 6 हमारा यहां पे बंद हो गया यहां पे। तो आप मेरे पास आए, मैंने खाली आपको दिखाया कि ओके मेरे पास 5 फंड है, ठीक है। मैंने खाली आपको दिखाया, अपना परफॉर्मेंस दिखाया, और मैंने कहा कि मेरे पास कुल सिर्फ 5 फंड है, जो 6 फंड था वो बेसिकली मेरा अभी है ही नहीं, तो मैंने आपको उसका दिखाया नहीं डाटा सेट। तो यहां पे बेसिकली हो गया मेरा सर्वाइवरशिप बायस। मतलब कि आपने कहीं ना कहीं पूरा आपने वहां पे मेंशन नहीं करा है यहां पे, कि मतलब कि मैं फिर यहां पे वही फंड दिखा रहा हूं जो कि सर्वाइव कर पाए, जो सर्वाइव नहीं कर पाए मैं उनका शो नहीं कर रहा है यहां पे। तो ये फंड 6 जो मेरा सर्वाइव नहीं कर पाया, इसका मैंने शो ही नहीं करा यहां पे। तो ये बेसिकली हमारा होता है सर्वाइवरशिप बायस। होपफुली दैट इज ओके यहां पे। तो बच्चों नाम से बेसिकली आप इसको याद कर, यहां पे आप कर सकते हो सर्वाइवरशिप बायस, कि जो यहां पे फर्म सर्वाइव नहीं कर पाई हम उसका शो ही नहीं कर रहे, तो हम सही तरीके से हम बेसिकली वहां पे शो नहीं कर रहे।
कायदे में हमारा क्या होना चाहिए कि जो सारे फंड्स है हम भी शो करें सबका, लेकिन हम खाली शो कर रहे हैं उन फंड्स का जो कि सरवाइव कर पाए। तो मैंने खाली इन सब का मैंने शो करा, लेकिन जो लास्ट फंड था ये सरवाइव नहीं कर पाया, मैंने इसका डाटा सेट शो ही नहीं करा आपको। तो ये बेसिकली हमारा होता है सर्वाइवरशिप बायस। ओके, तो ये था हमारा सैंपल सिलेक्शन, वी हैव डन दिस सर्वाइवरशिप बायस। ठीक है, तो गाइस आई थिंक ये लास्ट में हमारा बचा है लुक अहेड बायस। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, यहाँ पे कुछ जानकारी जो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी टेस्ट डेट पे। ओके, हल्का सा ट्रिकी है वाला लुक अहेड बायस, हल्का सा ट्रिकी है। ओके, लेट्स सी दिस, यहाँ पे लुक अहेड बायस देखिए। देखो कंपनी अपना शो करती है प्रॉफिट, तो जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसको हम बुलाते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये शायद आपने नाम सुना होगा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बेसिकली होता है अपना ईपीएस, कि हमने एक शेयर पे हमने कितना अर्न करा, दैट इज बेसिकली माय ईपीएस। ठीक है, लेट्स से कि उसका ईपीएस है 2 रुपए। ठीक है, और ये 2 रुपए है, उसका ईपीएस है 31 मार्च 2025 को सपोज। तो जो कंपनी का ईपीएस है वो है 2 रुपए पर शेयर 31 मार्च 2025 को। अब फिर मैंने इसका प्राइस देखा कि 31 मार्च को इसका प्राइस कितना था। देखो प्राइस तो हमारा डेली सेट होता है, ठीक है, तो प्राइस बेसिकली हमारा 31 मार्च को हमारा लेट्स से हमारा प्राइस था 100 रुपए। तो मार्केट प्राइस था शेयर का 31 मार्च को 100 रुपए, और जो उसका प्रॉफिट था वो था 2 रुपए। ठीक है, अब इस केस में यहां पे एक रेशियो हम यूज करते हैं, प्राइस अपॉन अर्निंग, पी बाई रेशियो। ये काफी फेमस रेशियो जो कि हम यूज करते हैं यहां पे, पी अपॉन ई रेशियो। तो दैट इज बेसिकली माय प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो। अब इस केस में जो प्राइस था बेसिकली वो मेरा 31 मार्च को है ना, और जो मेरा अर्निंग था ये भी मेरा 31 मार्च को है। लेकिन यहां पर दिक्कत की बात क्या है, जो ये प्रॉफिट 31 मार्च वाला है ये कंपनी डिस्क्लोज करती है 6 महीने बाद। देखो उसने पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया है वो है उसने 2 रुपए कमाया है पूरे साल का उसने, ठीक है, लेकिन वो कंपनी रिपोर्ट करती है 6 महीने बाद, क्योंकि कंपनी को बहुत टाइम लगता है यहां पे रिपोर्ट करने में यहां पे। तो अगर मैं पी बाई रेशियो के बेसिस पे अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे इस पर दिक्कत क्या है कि जो प्राइस है ये तो मेरा इस डेट को अवेलेबल था 31 मार्च को, लेकिन जो मेरा अर्निंग है ये मुझे मिलेगा 30 सितंबर को। समझ रहे हैं? तो यहां पे बेसिकली हमारा हो गया लुक अहेड बायस। अब एक क्वेश्चन आपके मन में बेसिकली आएगा कि पी बाई रेशियो को हम यूज कैसे करते हैं। जो फिर हमारा ये रेशियो है प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो, जैसे कि इस केस में 100 अपॉन 2 रुपए आ गया, ठीक है, विच इज बेसिकली 50 अपॉन 1 हमारा हो गया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, दैट इज बाय पी बाई रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है 1 रुपए का, वो उसके लिए जो प्राइस चार्ज कर रही है कितना कर रही है, 50 रुपए। ये बड़ा हम यूज करते हैं मार्केट में यहाँ पे पी बाई रेशियो, कि प्राइस अपॉन अर्निंग, कि अगर कंपनी 1 रुपए कमा रही है, ठीक है, तो उसके लिए वो फिर प्राइस चार्ज कर रही है यहाँ पे कितना 50 का। तो ये फिर हमारा होता है पी बाई रेशियो। अगर आप इस रेशियो को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है लुक अहेड बायस की। क्यों? क्योंकि द रीजन बीइंग कि जो ईपीएस था वो आपको पता लगेगा 30 सितंबर को, क्योंकि कंपनी को बहुत टाइम लगता है रिपोर्ट्स को बनाने में और उसको पूरा वेरीफाई करने में यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये फिर हमारा होता है लुक अहेड बायस, की उस डेट को मेरे पास डाटा सेट अवेलेबल नहीं था। जो मेरा प्रॉफिट था वो फिर मुझे मिला 31 और 30 सितंबर को मुझे मिला यहाँ पे प्रॉफिट। तो ये बेसिकली हमारा होता है लुक अहेड बायस। तो गाइस आज के उसके लिए बेसिकली मैंने इतना कवर किया था, ठीक है गाइस। तो यार आज के लिए बेसिकली हमने इतना रखा था यहाँ पे, तो हल्का सा आज का
कुछ टॉपिक्स वगैरह हमारे थियोरेटिकल हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी थे यहाँ पे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर दिस, और श्योरली हम जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो बच्चे जानना चाहते थे कि पेड बैच कब आ रहा है, उनके लिए हम बहुत जल्दी न्यूज़ लेके आने वाले हैं। तो जो बच्चे जानना चाहते थे कि पेड बैच कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनके लिए हम न्यूज़ बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो होपफुली जब बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और जल्दी मिलते हैं क्लासेस में। हम फिर सारे यहाँ पर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इन डिटेल में। तो गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।